संध्या का समय था जब राजपुर राज्य के सेनापति मंगलसेन, प्रधानमंत्री बाज बहादुर व राजकीय कोष के खजांची कुबेर दत्त ने एक साथ राजपुर के राजा पद्मावत के कक्ष में प्रवेश किया और बोले, महाराज, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? आइए, आज आप तीनों एक साथ क्या मांजरा है? महाराज, आज हम तीनों आपसे राजकीय परामर्श करने नहीं अपितु कुछ पारिवारिक परामर्श करने आए हैं। क्या बात है? महाराज, बचपन से हम तीनों मित्र रहे हैं। इस आपसी रिश्ते को हम तीनों पारिवारिक संबंधों में परिवर्तित करना चाहते हैं ताकि हमारे बाद भी हमारी आने वाली पीढ़ी में आपस में संबंध बना रहे। प्रधानमंत्री जी, हम आपकी बात का मतलब समझे नहीं। महाराज, आप 3 युवा पुत्रों के पिता हैं और हम तीनों एक एक युवा पुत्री के पिता हैं। हम अपनी पुत्रियों का विवाह आपके पुत्रों के साथ करना चाहते हैं। ओह, तो ये बात है। महाराज प्रसन्न होते हुए उन तीनों से बोले, मुझे आप तीनों का यह प्रस्ताव स्वीकार है। तब तीनों मित्र और महाराज आपस में प्रेम से गले मिले। इस घटना के 15 दिन पश्चात ही तीनों राजपुत्रों का सगाई समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। उसी रात को प्रधानमंत्री, सेनापति व खजांची में गुप्त मंत्रणा हुई। हमारी योजना अनुसार तीनों राजपुत्रों के साथ हमारे पुत्रों के सगाई तो आसानी से संपन्न हो गई। अतः अब हमें अपनी योजना के दूसरे चरण को शीघ्र ही पूरा कर लेना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं खजांची जी, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। तब ठीक है, आज की रात ही राजा पद्मावत के जीवन की आखिरी रात होगी। इस गुप्त मंत्रणा के पश्चात प्रधानमंत्री राजा पद्मावत के मुख्य सेवक के पास पहुंचा और बोला, जगना, यदि तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत दूंगा। प्रधानमंत्री जी, मुंह मांगी दौलत पाने के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कहिए, मुझे क्या करना होगा? इस पुड़िया में अत्यंत घातक विष है। इस विष को महाराज के दूध में मिलाकर देना होगा। ये सुनकर जगना कुछ सोच में पड़ गया और फिर बोला, प्रधानमंत्री जी, मैं आपका यह कार्य करने को तैयार हूँ। तो जाओ, महाराज के दूध पीने का समय हो गया है, उन्हें विष मिला दूध दे आओ। फिर जगना ने पुड़िया का विष दूध के गिलास में डाला और महाराज के कक्ष में पहुँचा। लीजिए महाराज, दूध पी लीजिए। सुबह होने पर जब दास दासी उसके कक्ष में आए और शीघ्र ही पद्मावत की मृत्यु का समाचार सारे राजपुर में आग की तरह फैल गया। यह समाचार सुनकर इधर प्रधानमंत्री, खजांची व सेनापति खुशी से झूम रहे थे। अब पद्मावत मर गया। अब हमारी योजना बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाएगी। इस घटना के 20 दिन पश्चात प्रधानमंत्री बाज बहादुर ने युवराज हिरावत को बुलाकर उससे कहा, राजकुमार, महाराज के आकस्मिक निधन के पश्चात राजपुर की राजगद्दी खाली पड़ी है। तुम महाराज के बड़े पुत्र हो, इसलिए अब तुम्हें ही राजपुर की राजगद्दी संभालनी है। अतः मैं चाहता हूँ कि राजगद्दी पर तुम्हारे बैठने से पहले ही मेरी पुत्री मंजरी के साथ तुम्हारा विवाह हो जाए, ताकि तुम सपत्नीक राज दरबार में बैठो। तो इस कार्य में क्या रुकावट है प्रधानमंत्री जी? मैं आपकी पुत्री के साथ आज ही विवाह करने को तैयार हूँ। राजकुमार, रुकावट आपकी ओर से नहीं अपितु मेरी पुत्री मंजरी की ओर से है। क्या मतलब प्रधानमंत्री जी? राजकुमार, मेरी पुत्री मंजरी बहुत जिद्दी है। उसकी जिद है कि जब राजकुमार हिरावत किसी दूसरे राज्य में जाकर वहां से उसके लिए कोई अनोखी चीज लाएंगे
तभी वे राजकुमार के साथ विवाह करेगी। ओह, बड़ी विचित्र जिद है मंजरी की। फिर कुछ सोचकर उसने प्रधानमंत्री से कहा, ठीक है प्रधानमंत्री जी, अब मैं मंजरी की जिद पूरी करने के पश्चात ही उसके साथ विवाह करूंगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आज ही दूसरे राज्य जाने के लिए राजपुर से प्रस्थान कर दूंगा। राजकुमार, मैं आपसे एक विनती और करना चाहता हूँ। कहिए प्रधानमंत्री जी। राजकुमार, तुम अपने राज्य से पहली बार दूर किसी दूसरे राज्य में जाओगे, इसलिए आप अपने साथ अपने छोटे भाइयों जयरावत और नीलावत को भी लेते जाओ। 1 से 2 और 2 से 3 भले होते हैं। कह तो आप ठीक ही रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपका कहना मानकर मैं जयरावत और नीलावत को भी साथ लेता जाऊंगा। मुझे इस बात की खुशी है राजकुमार कि आपने मेरा सुझाव मान लिया है। उसी दिन हिरावत, जयरावत और नीलावत राजपुर से दूसरे राज्य जाने लगे। वे अभी प्रस्थान करने ही वाले थे कि रुकिए युवराज बोलकर प्रधानमंत्री, सेनापति व खजांची उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। फिर प्रधानमंत्री, सेनापति और खजांची अपने अपने हाथों में पकड़ी संदूकची तीनों राजकुमारों को देते हुए बोले, राजकुमारों, तुम तीनों परदेश जा रहे हो। यहाँ से चलकर न जाने तुम्हें कहाँ भोजन मिले। हमारी पुत्रियों ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं, लो इन्हें रख लो। राह में भूख लगने पर इन्हें खा लेना। राजकुमार बोले, हम लोग शीघ्र ही स्वदेश वापस लौटेंगे। तब तक आप तीनों को राजपुर का राजकाज संभालना है। आप फिक्र ना करिए राजकुमारों, आपकी अनुपस्थिति में हम तीनों राजपुर का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। तब तीनों भाई वहां से चल पड़े। उसी दिन प्रधानमंत्री के यहाँ उन तीनों की मंत्रणा हुई। अभी तक तो सब कुछ हमारी योजना अनुसार बिल्कुल ठीक हो गया है प्रधानमंत्री जी। अब आगे क्या करना है? इधर उस कक्ष के बाहर से गुजरती प्रधानमंत्री की पुत्री मंजरी उनकी बातें सुनने के लिए द्वार पर ही छिपकर खड़ी हो गई। प्रधानमंत्री बोले, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। अब जबकि पद्मावत और उनके तीनों पुत्र हमारे रास्ते से हट चुके हैं, तो हमें राजपुर पर अपना अधिकार जमाने में देर नहीं करनी चाहिए। मित्रों, राजपुर की सेना को तो हम अपनी ओर मिला ही चुके हैं। कल जब दरबार लगेगा तो उसमें ये घोषणा कर देनी है कि आज से राजपुर पर हम तीनों का राज है। मित्र बाज बहादुर, तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए हम प्रारंभ से ही तुम्हारी बताई योजना पर चल रहे हैं। तुमने कितने सफाई से राजा पद्मावत को मरवाकर, कितनी चालाकी से उनके तीनों पुत्रों को राजपुर से बाहर भिजवा दिया है। तुम्हारे ही सुझाव पर अपनी अपनी पुत्रियों का नाम लेकर हमने तीनों भाइयों को विष मिले लड्डू दिए हैं, जिन्हें खाकर तीनों राजकुमार निश्चय ही मर जाएंगे। हमें तुम्हारी बुद्धिमानी पर गर्व है मित्र। उनकी बातें सुनकर कक्ष के बाहर खड़ी मंजरी के तो पांव तले जमीन ही खिसक गई थी। वे सोचने लगी, इन तीनों ने तो बड़ा ही घिनौना कुचक्र रचा है। मैं अपने भावी पति हिरावत व अपने दोनों भावी देवरों का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसने उसी समय अपने कक्ष में पहुंचकर अपनी एक दासी को बुलाया और कहा, तुम इसी समय सेनापति जी की लड़की सुदीक्षा और खजांची की लड़की धनलक्ष्मी को बुला लाओ। उनसे कहना, मैं इसी समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में उनसे सलाह मशवरा करना चाहती हूँ। कुछ देर बाद ही सुदीक्षा व धनलक्ष्मी मंजरी के पास पहुँच गई और बोली,
बहन मंजरी, हम दोनों को तुमने इस समय कैसे याद किया है? मंजरी ने सारी बात विस्तार पूर्वक उन्हें बता दी। सारी बात जानकर सुदीक्षा व धनलक्ष्मी हक्की बक्की रह गई। ओह, हमारे पिताओं ने हमारे भावी पतियों के खिलाफ कैसा खूनी षड्यंत्र रचा है। देखो, राजकुमार हिरावत अपने दोनों भाइयों के साथ राज्य से अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हमें इसी समय उनके पास पहुंचकर उन्हें विष मिले लड्डुओं के बारे में बता देना चाहिए, ताकि उन तीनों की जान बच सके। कह तो तुम ठीक ही रही हो बहन मंजरी। बस उसी समय तीनों युवतियां बिना किसी को कुछ बताए घोड़ों पर सवार होकर राजपुर से चल पड़ी। इधर तीनों राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आगे ही बढ़ते चले जा रहे थे। भैया, हम काफी थक चुके हैं, चलो थोड़ी देर रुककर विश्राम कर लेते हैं। और वे तीनों पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उधर उन तीनों राजकुमारों की खोज में मंजरी, सुदीक्षा और धनलक्ष्मी भी राजपुर से काफी दूर निकल आई थी। कितनी दूर आ गई हैं हम तीनों राजपुर से, लेकिन अभी तक राजकुमारों का कहीं अता पता नहीं है। कहाँ चले गए वे तीनों? तभी एकाएक आंधी चलने लगी और वे तीनों युवतियां चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। इधर आंधी का तीव्र प्रकोप उस वन में और भी ज्यादा था, जिसमें हिरावत और उसके दोनों भाई पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी हवा का एक अत्यंत वेग भरा झोंका आया, जिसमें तीनों भाई उड़ चले। हवा तीनों के तीनों राजकुमारों को विभिन्न दिशाओं में उड़ाकर ले चली। हवा ने जय रावत को कुछ दूरी पर ले जाकर जमीन पर पटक दिया। नीलावत के साथ भी यही हादसा हुआ। जमीन पर गिरते ही नीलावत की चेतना लुप्त हो गई। इधर प्रलयकारी हवा ने हिरावत को भी बहुत दूर ले जाकर पटका था। वह भी शीघ्र ही बेहोश हो गया था। उधर दूसरी ओर आंधी के वेग से घबराकर मंजरी का घोड़ा तीव्र गति से वन में भागा जा रहा था। तभी उसे एक पत्थर से ठोकर लगी और मंजरी घोड़े की पीठ से उछलकर पृथ्वी पर जा पड़ी और बेहोश हो गई। जबकि सुदीक्षा का घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ एक नदी में जा घुसा और वे नदी में गिर गई। और धनलक्ष्मी का घोड़ा वन में एक खंडर की ओर बढ़ा जा रहा था। खंडर का भयानक माहौल देखकर धनलक्ष्मी भय से सिहर उठी और सुध-बुध खो घोड़े की पीठ से नीचे गिर गई। बहुत देर बाद जब प्रलयकारी आंधी रुकी तो पीड़ा से कर्राहता हुआ हिरावत जमीन पर से उठा और बोलने लगा, मेरे दोनों भाई मुझसे बिछुड़ गए हैं, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? फिर जय रावत और नीलावत की खोज में वे कई दिन बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए चलता रहा। चलते चलते वे वन से निकल पास के राज्य कुशानगर में पहुंच गया। बहुत खोज करने पर भी जय रावत और नीलावत का कोई अता पता नहीं मिला। तभी वहाँ एक मुनादी करने वाला आ पहुँचा और बोलने लगा, सुनो सुनो नगर के लोगों, राजा का एक हाथी पागल हो गया है। वे कई दिन से कुशानगर में उत्पात मचा रहा है। महाराज का कहना है कि जो आदमी उस हाथी को मारेगा उसे वे आधा राजपाट दे देंगे। तभी कुछ लोग चिल्लाने लगे, बचो बचो, राजा का पागल हाथी लोगों को मारता और घायल करता इधर ही आ रहा है। हिरावत के समझ में न आया कि इस स्थिति में वे क्या करे। जब हिरावत को बचाव का कोई और उपाय ना सूझा तो उसने लड्डुओं के संदूकची पेड़ के नीचे छोड़ी और स्वयं पेड़ पर चढ़ गया। पागल हाथी भागता हुआ पेड़ के नीचे पहुंचा और अपने सूंड लड्डुओं की संदूकची पर घुमा घुमा कर मारने लगा। सूंड के प्रहार से लड्डुओं की बंद संदूकची
उलटकर खुल गई और सारे लड्डू बिखर गए। हाथी ने एक एक कर वे सारे लड्डू खा लिए। लड्डू खाते ही थोड़ी देर में उसने भयंकर चिंगाड़ मारी और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर तड़प कर वे शांत हो गया। यह देख पेड़ पर बैठा हिरावत चौंक पड़ा। यह क्या? पागल हाथी संदूकची के लड्डुओं को खाते ही मर गया। तो क्या लड्डू विषैले थे? इसका मतलब लड्डू हम तीनों भाइयों को मारने के लिए दिए गए थे। फिर वे पेड़ से नीचे उतर गया। सैनिक उसे उस देश के राजा महेंद्र दत्त के पास लेकर पहुँचे और महेंद्र दत्त को पागल हाथी के मरने की सूचना दी। महाराज बोले, युवक, तुमने पागल हाथी को मारकर हम पर बहुत उपकार किया है और मैं अपनी की हुई घोषणा के अनुसार अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें उपहार में देता हूँ। महेंद्र दत्त अभी इतना ही कह सका था कि बाहर से आवाज आई, पिताजी महाराज, जरा सुनिए। फिर राजा महेंद्र दत्त उठकर द्वार की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वे मुस्कुराता हुआ पुनः हिरावत के पास लौटा और बोला, तो तुम राजपुर के युवराज हिरावत हो? जी हाँ महाराज, लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? इस बात को छोड़ो और हमारी बात सुनो। हम तुम्हें अपना आधा राजपाट देने के साथ साथ हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। ओह, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी दिन महेंद्र दत्त ने हिरावत को आधा राजपाट सौंप दिया और अपनी पुत्री का विवाह हिरावत के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात हिरावत अपनी दुल्हन को अपने महल में विदा कर लाया। तत्पश्चात जब उसने अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया तो वे बोला, ओ रानी, तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो। ये मेरी किस्मत थी जो तुम मुझे मिल गई। तब उससे मंजरी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, जानते हैं मैं कौन हूँ? तुम मेरी पत्नी हो और राजा महेंद्र दत्त की पुत्री हो। और कौन हो? स्वामी, मैं महेंद्र दत्त की पुत्री नहीं अपितु राजपुर के प्रधानमंत्री बाज बहादुर की पुत्री मंजरी हूँ। तुम प्रधानमंत्री बाज बहादुर की पुत्री मंजरी हो? वही मंजरी जिसके साथ हमारी सगाई हुई थी। आपने ठीक पहचाना स्वामी। ओह, तब तो वे विष भरे लड्डू अपने पिता के हाथों तुमने ही मुझे पहुंचाए थे। तुम उन विष भरे लड्डुओं को मुझे खिलाकर क्यों मारना चाहती थी? स्वामी, मैं भला अपने सुहाग को क्यों मारना चाहूंगी? वह सब तो मेरे पिता व उनके दोनों साथियों की चाल का एक हिस्सा था। फिर मंजरी ने सारी बात विस्तार पूर्वक राजकुमार हिरावत को बता दी। सारी बात जानकर राजकुमार बोला, ओह, तो प्रधानमंत्री, सेनापति और खजांची ने मिलकर हम तीनों भाइयों को इस प्रकार मारना चाहा था। सहसा उसे कुछ याद आया। उसने मंजरी से पूछा, लेकिन तुम यहाँ राजा महेंद्र दत्त के पास कैसे पहुँची? स्वामी, ये एक लंबी कहानी है। आपकी व आपके दोनों भाइयों की खोज में मैं जब सुदीक्षा व धन लक्ष्मी के साथ वन में पहुंची तो तेज आंधी में सुदीक्षा और धन लक्ष्मी से बिछुड़ गई और घोड़े से गिरकर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो मैं कुशानगर के राजमहल में थी। हुआ यूं कि वन में भ्रमण करते हुए राजा महेंद्र दत्त की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वे मुझे उठाकर अपने महल में ले आए। राजा महेंद्र दत्त क्योंकि निसंतान थे, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी पुत्री बना लिया। उस दिन पागल हाथी को मारकर जब तुम सैनिकों के साथ राजा महेंद्र दत्त के पास पहुँचे थे तो मैं कक्ष के बाहर खड़ी तुम्हें देख रही थी। मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था, इसीलिए मैंने आवाज देकर राजा महेंद्र दत्त को कक्ष से बाहर बुलवाकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। ओह, तो तुम्हारे कहने पर ही राजा महेंद्र दत्त को पता चला होगा कि मैं
राजपुर का युवराज हिरावत हूँ। हाँ स्वामी, मैंने ही उन्हें यह बात बताई थी। इधर होश में आने पर जयरावत भी हिरावत और नीलावत की खोज में निकल पड़ा था। चलते चलते वे नदी तट पर बनी एक झोंपड़ी के समीप जा पहुंचा। बहुत थक गया हूँ, वहाँ बैठकर संदूकची में रखे लड्डुओं को खाकर अपनी भूख भी शांत कर लूंगा। तभी झोंपड़ी से सुदीक्षा बाहर निकली। जयरावत को वहाँ देख वे हतप्रभ रह गई। ये यहाँ कैसे? जैसे ही जयरावत ने लड्डू खाना चाहा, उसे आवाज सुनाई दी, ठहरो, लड्डुओं को ना खाना। यह सुनकर मुंह की ओर जाता हुआ हाथ जयरावत ने रोक लिया और चौंक कर सुदीक्षा की ओर देखा। क्या बात है, तुमने मुझे इस प्रकार लड्डू खाने से क्यों रोका? इन लड्डुओं को ना खाओ, ये विष से भरे हैं। तुम्हें इस बात का कैसे पता है? तब उसे सुदीक्षा ने अपने और अपने पिता के षड्यंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानकर वे बोला, ओह, तो प्रधानमंत्री, खजांची और तुम्हारे पिता ने हमें मारने की साजिश रची थी। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? आंधी में मेरा घोड़ा इस नदी में गिर गया था, तब मैं नदी में बहती हुई इधर आ निकली थी। इस झोंपड़ी में रामू नाम का एक बूढ़ा मछुआरा रहता है। उसी ने मुझे नदी में से निकाला और मुझे बेटी बनाकर अपने पास रख लिया। आओ, झोंपड़ी में चलो, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। सुदीक्षा ने जयरावत के लिए तत्काल ही भोजन तैयार किया। तब तक मछुआरा रामू भी मछलियाँ पकड़कर आ गया था। काका, ये राजपुर के राजकुमार जयरावत हैं, वही जिनके साथ तुम्हारी सगाई हुई थी। हाँ काका, ये वही हैं। तब रामू और जयरावत ने एक साथ भोजन किया। तत्पश्चात काका बोले, देखो बेटा, मुझे सुदीक्षा ने सब कुछ बता दिया है। क्योंकि सुदीक्षा के साथ तुम्हारी सगाई हो चुकी है, इसलिए इसके सुरक्षा का जिम्मा अब तुम्हारा है। अब तुम इसके साथ विवाह कर लो। तब अग्नि को साक्षी मानकर जयरावत और सुदीक्षा ने विवाह कर लिया। उधर नीलावत अपने दोनों भाइयों को खोजता हुआ उसी खंडर में जा पहुंचा था, जिस खंडर में घोड़ा धन लक्ष्मी को लेकर पहुंचा था। वह खंडर में घुसा ही था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ठहरो, कौन हो तुम? मेरा नाम नीलावत है, मैं राजपुर का राजकुमार हूँ। तुम राजपुर के राजकुमार नीलावत हो? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? तुम्हें इस बात का पता भी चल जाएगा। आओ, मेरे साथ चलो। वे आदमी नीलावत के साथ एक टूटे फूटे स्थान पर पहुंचा और बोला, देखो धनलक्ष्मी बेटी, मेरे साथ कौन आया है? धनलक्ष्मी ने चौंक कर जब दृष्टि उठाई तो वे बोली, राजकुमार नीलावत, ये युवती कौन है? यह तो मेरा नाम भी जानती है। नीलावत आश्चर्य से धनलक्ष्मी की ओर देखने लगा। उसे इस प्रकार धनलक्ष्मी की ओर देखते पाकर वे व्यक्ति बोला, बेटा, कई दिन पहले आंधी में भटकती हुई ये धनलक्ष्मी इस खंडर में आ पहुंची थी। उस समय मैं भी इस खंडर में था। बेटा, ये वही धनलक्ष्मी है जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई थी। अब तुम आ गए हो तो धनलक्ष्मी का हाथ संभालो और मुझे इसकी जिम्मेदारी से मुक्त करो। इतना कहकर इच्छाधारी नाग ने नीलावत को प्रधानमंत्री, सेनापति और खजांची के षड्यंत्र के बारे में बताया। सारी बात जानकर नीलावत स्तब्ध सा रह गया। तब इच्छाधारी नाग के सामने नीलावत और धनलक्ष्मी ने एक दूसरे के गले में माला डाली। तत्पश्चात इच्छाधारी नाग ने नीलावत को 3 फल दिए और बोला, नीलावत, ये तीनों फल उन्हीं प्रधानमंत्री, खजांची और सेनापति के लिए हैं। जैसे ही वे तीनों इन फलों को खाएंगे, तीनों को अपने अपने किए का फल मिल जाएगा। अब नाग ने धनलक्ष्मी और नीलावत को आशीर्वाद देकर कहा,
अच्छा बेटा, बेटी, अब मुझे विदा दो। यह कहकर वे सर्प के रूप में परिवर्तित हो अपने बिल में घुस गया। तब नीलावत और धनलक्ष्मी वहाँ से राजपुर की ओर चल पड़े। इधर जय रावत ने सुदीक्षा से कहा, सुदीक्षा, हमें राजपुर चलना चाहिए। वहाँ जाकर देखे तो सही कि तुम्हारे पिता और उनके साथियों ने राजपुर की क्या दशा की है। वे दोनों भी रामू काका से आदेश लेकर उसी दिन राजपुर की ओर चल पड़े। उधर हिरावत ने मंजरी से कहा, रानी मंजरी, तुम्हारे पिता और उनके दोनों साथियों ने राजद्रोह किया है। मुझे उन्हें इसकी सजा देने के लिए राजपुर जाना होगा। स्वामी, मैं भी आपके साथ राजपुर चलूंगी। तब दल बल और मंजरी के साथ हिरावत ने राजपुर की ओर कूच कर दिया। शीघ्र ही राजपुर की सीमा पर हिरावत, जयरावत और नीलावत की मुलाकात हुई। हे मेरे भगवान, तू बड़ा दयालु है। आज तूने मेरे बिछड़े हुए भाइयों को पुनः मुझसे मिलवा दिया है। तेरा लाख लाख शुक्र है। अब धनलक्ष्मी ने आगे बढ़कर नीलावत से कहा, आप तीनों फल मुझे दे दीजिए। अब मैं, मंजरी बहन और सुदीक्षा तीनों एक साथ राजपुर जाएंगी। अब आप लोग यहीं पर रुककर हम तीनों के लौटने की प्रतीक्षा कीजिए। हम आपके अपराधियों को साथ लेकर ही यहाँ लौटेंगी। नीलावत ने तीनों फल उसे दे दिए। तब धनलक्ष्मी, मंजरी और सुदीक्षा रथ में बैठकर राजपुर की ओर चल पड़ी। हिरावत के आदेश पर सेना ने वहीं पर पड़ाव डाल दिया। इधर धनलक्ष्मी ने सुदीक्षा और मंजरी को एक एक फल देते हुए उन्हें अपनी योजना समझाई। सबसे पहले धनलक्ष्मी अपने पिता के पास पहुंची। उसे देखते ही कुबेर दत्त प्रसन्नता से चिल्ला उठा, बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हारी खोज कहाँ नहीं करवाई। तुम कुशलता से तो हो ना? पिताजी, मैं अपनी सहेलियों के साथ वन भ्रमण को गई थी। वहीं पर एक तूफान में फंसकर सखियों से बिछुड़ गई थी। कहकर धनलक्ष्मी ने एक मनगढ़ंत कहानी कुबेर दत्त को सुना दी। ओ बेटी, तुमने तो बड़ा दुख पाया। पिताजी, वन में मुझे एक नया ही फल देखने को मिला। मैं यह एक फल आपके लिए तोड़कर ले आई हूँ। इसे खा लीजिए। फल खाते ही कुबेर दत्त की नाक लंबी होने लगी। अरे, यह क्या? मेरी नाक अचानक तेजी से बढ़ने लगी है। यह देखकर वे बुरी तरह बौखला गया। यह क्या हुआ? पिताजी, ये तुम्हारे पाप उदय हुए हैं। पल भर में ही कुबेर दत्त की नाक 3 फुट लंबी हो गई। इधर फल खाने से मंगलसेन का भी यही हाल था। हाय, मेरी नाक! बेटी सुदीक्षा, मुझे कैसा फल खिलाया है ये तूने? पिताजी, मैंने आपको राजद्रोह का फल खिलाया है। दूसरी ओर बाज बहादुर की हालत भी फल खाकर खस्ता हो चुकी थी। आह, मेरी नाक! नाक के बोझ से मेरा माथा फटा जा रहा है। पिताजी, आपका माथा नाक के बोझ से नहीं, अपितु पाप के बोझ से फटा जा रहा है। तब बाज बहादुर मंजरी के सामने गिड़गिड़ा उठा, बेटी, मुझे इस विपदा से छुटकारा दिलाओ। नहीं, अब आपकी नाक ऐसे ही रहेगी। प्रधानमंत्री, सेनापति और खजांची को राजद्रोह की अद्भुत सजा मिल चुकी थी। तीनों अपनी नाक के बोझ से दुखी हुए जा रहे थे। तब मंजरी, सुदीक्षा और धनलक्ष्मी अपने अपने पिताओं को लेकर राज्य की सीमा पर पहुंची। जानते हो पिताजी, इस खेमे के अंदर कौन है? इसके अंदर राजपुर के भावी राजा हिरावत अपने दोनों भाइयों जयरावत और नीलावत के साथ हैं। यह सुनकर बाज बहादुर, मंगलसेन और कुबेर दत्त एक स्वर में चिल्लाए, ये कैसे हो सकता है? वे तीनों तो कब के विष भरे लड्डू खाकर मर गए होंगे। आप लोगों ने ऐसा ही चाहा था, पर
वे तीनों जीवित हैं और अब आप तीनों की पुत्रियों के पति भी हैं। हिरावत अपने भाइयों के साथ खेमे से बाहर निकला। वे तीनों हाथ जोड़कर हिरावत से बोले, युवराज, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। हिरावत ने तिरस्कार से उन तीनों की ओर देखते हुए कहा, तुम तीनों राजद्रोही हो। तुमने सत्ता के लालच में आकर घोर अपराध किया है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा बढ़ी हुई नाग के रूप में मिल चुकी है। अब जाओ और इसी समय इस राज्य से दूर चले जाओ। अगर तुम फिर कभी राजपुर के आसपास दिखाई दिए तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनते ही सिर पर पांव रखकर वे वहां से भाग खड़े हुए। तब हिरावत अपने भाइयों, उनकी पत्नियों और अपनी रानी मंजरी के साथ राजपुर आया। राजपुर की प्रजा ने सहर्ष ही उसे अपना नया राजा स्वीकार कर लिया। इधर बाज बहादुर, मंगलसेन और कुबेर दत्त जिस भी नगर या राज्य में जाते, वहाँ के लोग उनकी लंबी नाक देखकर उनकी खिल्ली उड़ाते। कुछ तो अजूबा जानकर उनको पत्थर भी मारते। इस प्रकार नगर नगर भटकते फिरते तीनों षड्यंत्रकारी मित्र एक दिन स्वर्ग सिधार गए। सच कहा है किसी ने कि पापी का अंत बहुत बुरा होता है। धन्यवाद।